समय है तो नहीं तो इतनी ओज से भरा हुआ और इतनी नई दृष्टि से भरी हुई प्रस्तुतिकरण मैडम शालिनी राणा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और धन्यवाद देना चाहूंगी मैं श्वेता अवस्थी मैडम को, जो कि हमारे ऐसे ऐसे मनुष्यों को एक है ना कि अमंत्रम औषधम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, और अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, कोई भी ऐसा मूल नहीं है जो कि औषधि न हो, ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि योग्य न हो, लेकिन उसको एक पटल पे लाना, एक जगह जोड़ना, यह कार्य करना दुष्कर होता है। वह कार्य हमारी श्वेता अवस्थी मैडम ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब अपने इसी क्रम में मैं आगे अपनी मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रभा पंत मैडम का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी। मैडम जुड़ी हैं? जी हाँ, जुड़ी है मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैडम इस हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से आयोजित इस सेमिनार में। मैडम का एक बायोडाटा हमारे पास है, मैं उसके माध्यम से अपने पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराना चाहूंगी कि मैम का व्यक्तित्व कितना विशाल है और कितना उन्होंने कार्य संपादित कर रखा है नई पीढ़ी के लिए, वे उससे अवगत हों और उससे लाभान्वित हों। मैडम का शोध जो है वो कुमायूं में प्रचलित लोक कथाओं और लोक गाथाओं में उपलब्ध कथानकीय रूपों एवं अभिप्रायों का लोक तात्विक अध्ययन, इस विषय पे शोध हुआ है मैम का। मैम जो है पीएचडी की थी, ये है कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। विगत 26 वर्षों से उत्तराखंड के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अध्यापन एवं शोध कार्य करा रही हैं। 15 शोध हो चुके हैं मैम के अंदर में और 75 लघु शोध निर्देशन इन्होंने किया है। और साहित्य, लोक संस्कृति, समाज, बाल साहित्य, बाल मनोविज्ञान तथा नारी विमर्श परक शोध पत्रों, आलेखों, कविताओं, कहानियों का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं तथा ई मैगजीन्स में सतत प्रकाशन चलता रहता है। अनेक पुस्तकों की भूमिका, समीक्षा तथा सत्यापन मैडम के द्वारा किया गया। मैम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनेक सम्मान, पुरस्कार, व्याख्यान, बीज वक्तव्य, ऐतिहासिक मंच, लाल किला से काव्य पाठ आदि जो है करने का पूरा भूमिका का निर्वहन किया है मैम ने। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंचों का संयोजन एवं संचालन की अध्यक्षता करती रहती हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग महिला ऐच्छिक ब्यूरो में काउंसलर की भूमिका 2012 से निभा रही हैं और अद्यतन चल रहा है मैम का यह कार्य। रंगमंच संयोजन, संचालन एवं अभिनय, आकाशवाणी दूरदर्शन से अभिनय, संवाद, कहानी पाठ, काव्य पाठ, ए ग्रेड आर्टिस्ट, उद्घोषक चयन पैनल की पूर्व सदस्य रही हैं मैडम। उत्तराखंड भाषा संस्थान में पुस्तक अनुदान चयन समिति, प्रबंध कार्यकारिणी समिति की पूर्व सदस्य रही हैं। आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा निधि नैनीताल द्वारा आचार्य नरेंद्र देव अलंकार से विभूषित हुई हैं 2015 में। अंतरराष्ट्रीय विचार महाकुंभ सिंहस्थ उज्जैन 2016 स्त्री विमर्श में सक्रिय प्रतिभाग किया है मैम ने, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। और इस तरह ये जो है, इसके साथ मैम ने जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं उसकी तो टाइटल पढ़ पढ़कर मन जो है ऐसा होता है कि गुदगुदा उठता है कि एक एक को पढ़ने का जो है मन करने लगता है। कुमायूनी लोक कथाएं हिंदी अनुवाद सहित और 3 जो है आवृत्तियां इसकी हो चुकी हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, राजस्थानी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 13 तुझको अर्पण कविता संग्रह है मैम का। फांस कहानी संग्रह है मैम का। फांस नाम से ही लग रहा है कि कितनी जो है इसमें कहानियां किस स्तर की होंगी और उसको जरूर हम पढ़ने का मैडम मन बना रहे हैं। आपसे हम इसको जरूर संग्रह करेंगे। मैं कविता संग्रह है मैडम का। बच्चे मन के सच्चे बाल कविता संग्रह है, उसका 2य संस्करण प्रकाशित हो चुका है। उत्तराखंड की लोक कथाएं नेपाली भाषा में अनुवाद हो गया है इसका। और हमको लग रहा है हमारी इंग्लिश में भी अनुवाद हमारे विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।
परी हंसावली अंग्रेजी में अनुवाद, हम और हमारा कुमायूं, ये जो है द्वितीय संस्करण इसका भी आ गया 2023 में। और पुरख ने की सुनाई काथ, ये संभवतः कुमायूनी शब्द है, इसलिए शायद हम उच्चारण करने में गलती कर रहे होंगे। इसका हिंदी अनुवाद सहित 2022 में द्वितीय संस्करण आ गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अध्याय लेखन BAHL में 2 और MAHL 208, इस सब में मैडम का जो है अध्याय लेखन का कार्य किया है इन्होंने। कर्मयोगी सरला बहन प्रकाशन वर्ष 2016 में और पुनर्मुद्रण हो गया 2022 में। इतनी उपयोगी है कि पुनर्मुद्रण की आवश्यकता सभी पुस्तकों की हो गई है मैडम की। माँ सुनाओ कहानी बाल कहानी संग्रह, तुम्हें सुनाऊं एक कहानी बाल कविता संग्रह, बचपन जीने दो बाल कविता संग्रह, हुमायूनी लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं वैज्ञानिक अध्ययन, मेरी प्रतिनिधि कहानियां। अगला है उत्तराखंडी लोक कथाएं। आगे हुमायूनी साहित्य सुगंधिका या सगंधिका, अनेक साझा संग्रहों में रचनाएं प्रकाशित है मैम। इस तरह 19-20 ये जो अंक नंबर पड़े हुए हैं, इसको देख करके ही अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है मैडम। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। और हमारे जो प्रतिभागी हैं वे सभी आपके उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। आपका चिंतन इतना है, आपका जो है कृतित्व इतना है, आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है, हम गौरवान्वित है आपको अपने बीच पाकर मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने उद्बोधन से हमारे जो है प्रतिभागियों को लाभान्वित करेंगे। मैम अनम्यूट कर लीजिए, प्रभा मैम अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए मैम, आप ऑडिबल नहीं है। मैम आप एक बार लीव करके रीजॉइन कर सकते हैं। श्वेता मैम। जी सुन रहे हैं आपको। सौभाग्य मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। बेटा दरवाजा बंद कर देना प्लीज। आप सभी को मेरा सादर नमन। माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुल सचिव जी, वक्तागण, संयोजक मंडल एवं तरंग माध्यम से राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले शोधार्थियों, सामाजिक चिंतकों और राष्ट्रप्रेमी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर स्नेह अभिवादन। सूर्य प्रभा हूं मैं, अंधकार मिटाने आई हूं। सूर्य प्रभा हूं मैं, अंधकार मिटाने आई हूं। आच्छादित थे अभ्र कल तक, मैं इन्हें चीर कर आई हूं। लाई हूं संग अपने सुनहरे सपनों की गठरी, परिश्रम लगन आशीषों से साकार करने आई हूं। त्याग समर्पण कर्तव्य निर्वहन सदियों से मैं करती आई। थी अधिकारी कल भी जिनकी, अब अपनों से लेने आई हूं। अब अपनों से लेने आई हूं। ये कहानी है एक स्त्री की, जो वास्तव में ऐसी है जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपसे बात की। एक स्त्री जो सदैव सृजन और ममत्व का पर्याय रही है। माँ, पत्नी, प्रेयसी, बेटी के रूप में पुरुष की मार्गदर्शिका बनकर उसे उन्नति के पथ पर चलने को वो प्रेरित करती रही है। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है मित्रों, जहां हमें एक स्त्री पुरुष के साथ काम करती न दिखाई दे रही हो। यदि भी सर्जना रचनात्मकता के क्षेत्र में वह आदिकाल में भी पुरुष से एक कदम आगे ही थी, किंतु आज वही स्त्री कभी अज्ञानतावश तो कभी स्वार्थवश
पुरुष की अनुगामिनी तथा मुखापेक्षिणी बनकर उसका अंधा अनुकरण करती हुई सतत पतन के गर्त में गिरती हुई भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर घर परिवार की संरक्षक, पोषक एवं प्रबंधक एक सुगृहिणी को न जाने क्यों अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है, जब भी उसे कोई पूछता है कि आप क्या करती है, तो वो तुरंत कहती है मैं कुछ नहीं करती। ऐसी महिलाओं को आवश्यकता है अपना सोच परिवर्तित करने की, क्योंकि उसके आत्म अनुशासन, समय प्रबंधन, नियमितता, मितव्ययिता, सहयोग और सेवा भाव से ही उसके जो परिवारजन है ना, वो प्रतिदिन सुनिश्चित समय पर अपने अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और जो बच्चे हैं अपने विद्यालय पहुंच पाते हैं। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग मापदंड हैं। ये एक विडंबना है जो उनकी एक दूसरे के प्रति एक विपरीत छवि बनाते हैं। आप देखिए ना कि एक पुरुष के व्यक्तित्व में जिसे गुण कहा जाता है, जब स्त्री में ही हमें वो चीज दिखाई देने लगती है, उसके व्यक्तित्व में हमें वो चीज दिखाई देती है, तो हम उसको उसका अवगुण कह देते हैं। इस कारण भी महिलाओं को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए हमेशा से ही एक कठिन परिश्रम करता रहना पड़ा है और चुनौतियों का वो सामना करती रही हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आत्मबल से परिचित महिलाएं नए अवसरों, नई चुनौतियों को स्वीकार करके नए अनुभव प्राप्त करती हुई तथा अपनी योग्यता एवं क्षमता को प्रमाणित करती हुई निरंतर गुणात्मक कार्य कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में हम देखते हैं उनके सर्वेक्षण के जो परिणाम हमारे सामने आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं के कार्य करने की गुणवत्ता है वो श्रेष्ठ मानी गई है। और जब वो इस बात का उन्हें संज्ञान में उनकी बातें आती हैं, तो इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आत्मसम्मान तो उनका बढ़ता ही है। आज भी सशक्तिकरण की सर्वाधिक आवश्यकता उन महिलाओं को है जो गरीबी रेखा से नीचे है। महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम एकजुट होकर स्वयं ये निर्धारित करें कि कोई भी कार्य हम क्यों करें और क्यों ना करें। अपनी सूझबूझ, जागरूकता, अपनी व्यवहार कुशलता से स्त्री स्वयं ही अपने प्रति होने वाले अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को रोक सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर चाहे तो वो सब कुछ करने में सक्षम है, और इसका कारण है कि वो माँ है और माँ सर्वशक्तिमान होती ही है। जिस प्रकार बिना मनन किए अध्ययन करना बिना पचाए खाने के समान है, उसी तरह स्वयं को तथा अपने परिवेश, परिस्थिति, आवश्यकता आदि को जाने और समझे बिना स्त्री विमर्श पर विचार व्यक्त करना भी है। स्त्री विमर्श पर सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि क्या हम वो जीवन में कर पा रहे हैं, क्या हमने उसको अनुभव किया है, उसको समझना ये बहुत जरूरी है। सामान्यतः व्यक्ति का परिचय उसके लिंग के आधार पर कराया जाता है, किंतु समाज में उसकी वास्तविक पहचान उसमें निहित मानवीय गुणों के आधार पर बनती है। जिस प्रकार प्रत्येक बीज के भीतर एक वल्लरी, वृक्ष, पादप विशेष विद्यमान होता है, किंतु वह बीज अनुकूल वातावरण मिलने पर ही प्रस्फुटित होता है, तथा प्रत्येक वनस्पति धरती के गर्भ से कुछ विशिष्ट और कुछ एक दूसरे के समान रंग, रूप और गुण लेकर उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह जन्म के समय मनुष्य के अंतस में भी कुछ संचित संस्कार होते हैं, जो अनुकूल परिवेश एवं वातावरण पाकर धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को विशिष्ट गुण प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ समान हैं और कुछ भिन्न हैं। जैसे स्त्री की भावुकता, पुरुष की वैचारिकता, स्त्री की कोमलता, पुरुष की कठोरता आदि गुण मात्र उसका सौंदर्य ही नहीं बल्कि उसकी विशेषता भी है। किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि नारी शक्तिहीन है या पुरुष भावविहीन। ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जहां स्थिति इसके विपरीत है। इसका तात्पर्य यह भी है कि जो एक स्त्री है और पुरुष, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरे से हैं।
दोनों के संयोग से ही ये जीवन, हमारा जो जीवन है उसमें पूर्णता आती है। तभी तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें अर्धनारीश्वर स्वरूप को चित्रित किया गया है, और जो नर नारी की पूर्णता अपूर्णता का प्रतीक है। जब हम देखते हैं कि जो स्त्री और पुरुष की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक स्त्री और पुरुष ये दोनों कभी अल्पज्ञता के कारण, कभी अहंकार और कभी संस्कारवश एक दूसरे को स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं या कम, स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्णता तभी आती है जब स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की भिन्नता एवं विपरीतता को कमी ना मानकर ये उसकी विशेषता मान ले, ये मान ले ये उसकी विशेष पहचान है, और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखे, प्रेम भाव रखे। जब उनका ये सकारात्मक सोच जहां में दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि उसका सोच और माधुर्य भाव ही दोनों को एक दूसरे के आकर्षण पाश में बांध कर रखता है और जीवन को वो सार्थकता प्रदान करता है। किंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान में प्रकृति एक दूसरे के पूरक हम नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे को के प्रतिद्वंदी बनकर हम खड़े हो गए एक दूसरे के सामने, शत्रुवत एक दूसरे को हम देख रहे हैं। एक और महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, तो दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि पुरुष भी स्त्रियों के विरुद्ध संगठन बनाकर अपनी पारिवारिक, सामाजिक और कार्यस्थल संबंधी समस्याओं के विषय में चर्चा और परिचर्चा अब करने लगे हैं, ऐसा हमें सुनाई देता है। और दिन प्रतिदिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, कटुता बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक और माता पिता अपनी बेटियों को वो समस्त सुख सुविधाएं, स्वतंत्रता, अधिकार देना चाहते हैं जिससे उसके परिवार अथवा आसपास की महिलाएं जो थी वो उससे वंचित उन्होंने देखा रह गई हैं, और दूसरी ओर जो युवतियां हैं वो अपनी माओ की जो अतृप्त उनकी आकांक्षा, अभिलाषा, उनकी घुटन, उनके आंसुओं का प्रतिशोध लेने के लिए कटिबद्ध हमें दिखाई दे रही हैं। वो नए मार्ग बना रही हैं और वो पुराने जो पारंपरिक रूढ़िवादी सोच के पुरुषों को चुनौती देती हुई जैसे कह रही हैं कि 21वीं सदी की स्त्री हूं मैं, है अधिकार मुझे मनचाहा पहनने, ओढ़ने, पढ़ने, गढ़ने का, निर्णय लेने देने, आत्मसम्मान की रक्षा और स्वप्न साकार करने का। अगणित महिलाओं के हृदय में उठती ठेस का अनुभव कर वो पुरुषों को झकझोरती है और उन्हें एक स्त्री और एक माँ के अतीत की व्यथा सुनाकर वो जैसे कह रही हो कि माँ, बहन, पत्नी, बेटी, इन शब्दों के अर्थ, लक्षण और मर्यादा जानते थे पहले भी तुम, पर स्त्री होने का अर्थ और दर्द तब तुमने नहीं जाना था। मन की कोमलता को मेरी तुमने नहीं पहचाना था, किंतु तन और मन तुम्हारे मैंने जाने पहचाने थे। सुना था मौन रुदन तुम्हारा, व्यथा पीड़ा भी समझी थी, क्योंकि तब भी एक स्त्री थी मैं, वह स्त्री जिसने जन्म ही नहीं दिया, बनाती रही पुरुष भी युगों से पाल पोस कर तुम्हें, किंतु नहीं जानती थी तब बनोगे तुम ही कल स्त्री के उत्पीड़न, पतन, आत्महत्या का कारण, क्योंकि तब वो एक स्त्री नहीं सिर्फ माँ थी तुम्हारी। वह माँ सर्वशक्तिमान होकर भी अनजान थी जो आत्मबल से अपने, और आज वो अपने आत्मबल को पहचान चुकी है। माँ ने अपनी बच्चियों में उस आत्मबल को जागृत किया है। प्रत्येक व्यक्ति जो सदैव उसको ये याद रहता नहीं, पर रखना चाहिए उसको ये कि जो हम चाहे हाथ में एक दीपक को लेकर चले, लेकिन वो हमको रास्ता नहीं दिखा सकता है अगर हम आंख खोलकर नहीं चलेंगे। तो एक आत्म अनुशासित तथा आत्म नियंत्रित व्यक्ति ही दूसरों को अनुशासन और नियंत्रण में रख सकता है। यह हम देखते हैं अपने विद्यालयों में भी और घर परिवार में भी, राष्ट्र में भी। मैं यहाँ पर एक स्त्रियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत कुछ करने की इच्छा को तिलांजलि दे दीजिए। अति महत्वाकांक्षा जो हमारे भीतर बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा विराम दीजिए,
थोड़ा बहुत ही कीजिए, पर इतना ध्यान रखिए कि कहीं आप कोई ऐसा एक अवसर खो ना दें जिसमें आपकी सहायता से किसी दूसरे का भला हो सकता था। हम देख रहे हैं, एज अ काउंसलर मैं देख रही हूँ वहां के किस तरीके के हमारे सामने केसेस आ रहे हैं ना, वो इतने ज्यादा, उन्हें कुछ कुछ बहुत चीजें करनी है और परिवार उसमें छूट रहा है, बच्चे उसमें बिखर रहे हैं। बहुत ही मतलब समाज के लिए बहुत घातक दौर से हम गुजर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 47 में कैसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी निश्चित रूप से लगता होगा, कि जो आज है ना, आज जैसा है भविष्य वैसा ही होता है। आज हम उसकी नींव रख रहे हैं, उस पर कैसा भवन बनेगा ये हमारे आज पर निर्भर करता है। मैं तमाम स्त्रियों से कहना चाहूंगी, चाहे वो एक माँ के रूप में है, बेटी के रूप में है, किसी भी रूप में हो, चाहे वो, हर एक का ये आज दायित्व बनता है कि पहला कर्तव्य हमारा किसके प्रति है? स्वयं के प्रति है। हम अपने को ओवरलोडेड ना कर दें। हम सुपर वुमन बनने की क्यों सोच रहे हैं? आप सहज मानवीय रूप में क्यों नहीं रहना चाहती हैं? सहज रूप में रहिए ना। जितना आपसे हो सकता है उतना आप कीजिए। और आप कर किसके लिए रहे हैं, इस पर एक बार हमें विचार जरूर कर लेना चाहिए। हम कर क्यों रहे हैं? हम धनोपार्जन कर रहे हैं, बड़ा पद पाना चाह रहे हैं, अगर तो आप समाज के विकास के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जैसे आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया है आपके विश्वविद्यालय ने, आपके संयोजक मंडल ने, तो उन्होंने एक उद्देश्य है कि हम कुछ लोगों को बुलाएं और उनके विचार लें, हमारे बच्चों तक वो चीजें पहुंचे, ताकि उनको भी एक सोच मिले, सोच को एक दिशा मिले। तो क्या हो, एक महती उद्देश्य हो गया। एक हो गया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं। हम जब इस मैं से भर जाते हैं ना, मैं से भरने के बाद क्या होता है, विघटन की ओर बढ़ने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम उड़ते उड़ते इतने ऊंचे उड़ने लगते हैं कि हमारे नीचे उतरने के लिए फिर हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं बचती। ये क्योंकि वो सब हमारे हाथ नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तो आपको ये विचार करना चाहिए, आपकी प्रमुखता क्या है। हम शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक का पहला दायित्व क्या है? हमारे जो विद्यार्थी हैं, क्या हम उनको वो चीजें दे पा रहे हैं? सब बेटियां आ रही हैं हमारे यहाँ, बेटे आ रहे हैं, लड़के लड़के दोनों ही पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। क्या हम उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? हम उनको उनके विषय का ज्ञान तो दे रहे हैं, पाठ्यक्रम भी हम पूरा करा रहे हैं, क्या हम भविष्य के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं? उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना भर रहे हैं, या देश प्रेम, या इस धरा से प्रेम करने का, या मानवीय प्रेम को उनके भीतर जागृत कर रहे हैं, या उनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसे बीजारोपण कर रहे हैं जिससे हम विघटन की ओर जाएंगे, उनका चित्त अशांत हो जाएगा। जो भी विचार किसी व्यक्ति के चित्त को अशांत कर दे, तो मुझे लगता है कि ऐसे विचारों को तो कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। क्योंकि विचार का लक्ष्य क्या है? सोच को उचित दिशा प्रदान करना, जीवन को सहज बनाना। तो मैं यहाँ पर एक स्त्रियों के बारे में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जो लड़कियां जो है, जिनके अंदर संवेदनाएं जाग चुकी हैं। तो जागृति बुरी चीज नहीं है, बहुत प्यारा वो सोच रही है, क्योंकि बहुत त्रस्त उन्हें किया गया है। आत्मविश्वास से बढ़कर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। उनकी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि दहकता हुआ सिर्फ जिस्म नहीं मैं, दहकता हुआ सिर्फ जिस्म नहीं मैं हूँ, मन मस्तिष्क का संगम भी। जड़मती मुझे समझने वालों, समझो मुझको जंगम भी। लांघ चुकी हूं घर की दहलीज, रुकूंगी नहीं मैं अब थक कर। थकने लगे हो अब तुम भी, अब शब्द मुझको कह कह कर। करके उत्पीड़ित तन मन मेरा, किया धूमिल हर सांझ सवेरा। किंतु अहिल्या सीता की तरह न बनने दूंगी निर्णायक तुमको। नहीं चाहिए प्रमाण पत्र देवी होने का अब मुझको। मिला है मानव जन्म मुझे, मानव ही मुझे रहने दो। मिला है मानव जन्म मुझे, मानव ही मुझे रहने दो। जैसे भी मैं जीना चाहूं, जैसे भी मैं जीना चाहूं, वैसे ही मुझको जीने दो। बढ़ चले कदम मंजिल की ओर, पंख पसारे हैं मैंने अभी। बढ़ चले कदम मंजिल की ओर, पंख पसारे हैं मैंने अभी। बढ़ते कदमों फड़फड़ते पंखों को रोक न सकोगे अब कभी। घुट घुट कर जीना, होठों को सीना छोड़ चुकी हूं मैं सभी। क्योंकि विपरीत लहरों में तैरने का सीख लिया है हुनर मैंने।
और जब स्त्री वो सब सीख चुकी है कि विपरीतता में उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो हम जब भविष्य की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि स्त्री कहां पर होगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, दूसरे अंदाज में कह तो मैंने पहले भी दिया है, कि आप एक बार जरूर विचार कीजिए कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। बेशक आपने देखा आपकी माँ त्रस्त थी, दादी ने ये झेला ना, आपके आसपास आपकी मौसी, बुआ, चाची, उन लोगों ने झेला कि अब मैं नहीं सहूंगी। तो आप देखिए कि ये बगावत आप कर किससे रहे हैं और कहां पर आपको करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ जो लड़के बहुत अच्छे हैं, उनका सोच भी विकसित हो चुका है, आप उनसे बदला अनजाने में अगर लेने लगते हैं तो ये हमारे समाज के लिए घातक बनेगा। तो हम विकसित भारत की जब कल्पना कर रहे हैं, उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में हमको जरूर अपने मन पर विचार करना चाहिए कि हम कैसे जिए, हमें क्या करना है, कितना आगे बढ़ना है, अपनी क्षमताओं को पहचाने। अंधी दौड़ हमें नहीं दौड़ना है, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए कि हम अंधी दौड़ ना दौड़े, एक दूसरे का अंधा अनुकरण ना करें। आपकी जो क्षमता है, आप एक ही काम करिए, पर ऐसा कीजिए कि आपको भी तृप्ति मिले, आपका घर परिवार भी खुशहाल रहे, आपके जो बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको भी जीवन को आप एक दिशा दे सके, क्योंकि आप समाज को सुसंस्कृत बनाती हैं। एक स्त्री का दायित्व समाज में बहुत बड़ा है, वो समाज को दिशा देती है, सुसंस्कृत बनाती है। तो आपको आप कहां पर कुछ लोग ये कह सकते हैं क्या पुरुष नहीं बनाता? बेशक बनाता है, पुरुष को भी तो स्त्री ही बना रही है ना, उसे किसने गढ़ा? जन्म जब माँ ने दिया तो उसने ही तो बताया। तो माँ को अब ये सीख लेने की जरूरत है कि मुझे अपने बेटे को भी वो सब सिखाना है जो मैंने सहा, वो मेरी बहुओं को ना सहना पड़े। इस भाव से अगर हम अपनी बेटियों को हम भाव देंगे, अगर हम अपनी बेटी से घर में कुछ नहीं करा रहे हैं, सिर्फ उससे कह रहे हैं कि बेटा आप पढ़ो, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना, बेटा तू जा बहन के लिए पानी लिया, बहन के लिए ये कर, तो अनजाने में कहीं हम वही सब तो नहीं करने लगे जो हमने बेटियों के साथ किया। ये विचारणीय है। तो हम असंतुलित अगर जीवन जी रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। थोड़ा सा एक बार सोचें कि आप क्यों कर रहे हैं। वो बेटी है ना, जो बेटी कल एक ससुराल जाएगी, एक नया घर परिवार बसाएगी, तो क्या आप अपनी बेटी को ऐसा तो नहीं बना दे रहे हैं जब वो वहां जाएगी फिर वो कहेगी मुझे कुछ नहीं आता? तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कीजिए कि पति भी अगर नौकरी कर रहा है और पत्नी भी कर रही है तो दोनों मिलकर इतने प्यार से रहें। मैं भी तो थक कर आई हूं, तुम क्यों नहीं कर लेते? इसी बात को लेकर नोक-झोंक हो गई है। तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम नहीं रह सकते, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैं ही करती रहूं क्या? ये मैं जो है ना, इस मैं को खत्म कीजिए। अब वो समय आ गया है। इतने दिन हम देख रहे हैं कितने घर परिवार टूट रहे हैं, निरंतर हम देख रहे हैं किस प्रकार से विघटन हो रहा है, रिश्ते में विच्छेद हो रहा है। तो इसको रोकने का समय आ चुका है। जब हम 47 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। कहने को बहुत कुछ है, आप सब लगातार कुछ कुछ कहेंगे। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी। आप सबका मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके बीच आई, मुझे आपको सुनने का अवसर मिल रहा है। और आपने मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी मैम इंदु जी। मैं लेकिन इतने इस काबिल नहीं हूँ, काम कर रही हूँ, प्रभु करवा रहा है। धन्यवाद आप सभी का। अपना स्नेह बनाए रखिए। हम महिलाएं एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगणित शुभकामनाएं और उन महिलाओं को सादर नमन, श्रद्धांजलि जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है और न जाने कहाँ हैं। हम उनके नाम भी कईयों के नहीं जानते, उन पर हम कभी बात करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा प्रशंसा, आपकी वाणी सुनने के बाद तो उससे ज्यादा प्रशंसा का मन कर रहा है। अब तो इसमें है कि न शक्यते वर्णितुम गिरा तत् स्वयं तदंतः करणेन भुक्ते। एक हमारा जो वाक्य है कि हम वाणी के द्वारा उस अनुभूति का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो कि हमने अनुभव किया अभी आपको सुन करके। और माँ वाणी की स्तुति हो, माँ वाणी की स्तुति हो। ये हमारे सभी पार्टिसिपेंट ये महसूस कर रहे होंगे, सबको यह अनुभव हो रहा होगा मैडम कि जो ये माँ सरस्वती का वास है आपके कंठ में, यह वितरित होता हुआ हम सबके कर्ण गोचर हुआ, हम सबके तक पहुंचा, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके जो है इस जो वक्तव्य को सुन करके, आपके उद्बोधन को सुन करके नए साहस, नए उत्साह का संचार हुआ है मन में। और संभवतः हमारे सभी जितने भी प्रतिभागी होंगे
सभी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वस्तुतः जो हम आज जिस लिए इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, उसमें हमने कितनी नई राहें पाई, कितनी नई दृष्टि हमको दिखाई मैडम ने। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम के इस उद्बोधन को सुन करके मन में उत्साह और उमंग जागृत हो उठा है और मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी, जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय। मेरी आवाज आ रही है बिंदु जी? आ रही है। हाँ, सबको प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर प्रभा पंत जी और डॉक्टर प्रोफेसर शालिनी राणा जी भी मेरी यदि आवाज को सुन रहे हों तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 के आलोक में स्त्री विमर्श, इस विषय को लेकर के जो एक आभासीय पटल पर ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसमें बड़े सुंदर तरीके से अपने वक्तव्य को हम सबके समक्ष जिन्होंने रखा, ऐसे सरस्वती पुत्रियों के रूप में जिनको मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रोफेसर शालिनी राणा जी और प्रोफेसर प्रभा पंत। मैंने बड़े ध्यान से एक एक शब्द दोनों बहनों के वक्तव्य को सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सुंदर वक्तव्य अभी प्रोफेसर प्रभा पंत जी ने हमारे सबके समक्ष रखा है। एक प्रैक्टिकल विजन उनके वक्तव्य में मुझे दिखाई दिया है। प्रोफेसर शालिनी राणा जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म आदि को बड़े अच्छे तरीके से हमारे समक्ष रखा। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक आंदोलन रहा है, चिपको आंदोलन, जो 1970 के आसपास में प्रारंभ हुआ था। मातृशक्ति के द्वारा ही जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसकी भी चर्चा हमारी बहन प्रोफेसर राणा ने की। इस कार्यक्रम में पर्यावरण विषय को पूरे देश में घूम घूम करके सामने लाने वाले हमारे प्रिय डॉक्टर विनय सेठी भी जुड़े हुए हैं और महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से इसको जो गति दे रही हैं डॉक्टर श्वेता अवस्थी, बहुत अच्छी स्कॉलर हैं विश्वविद्यालय की। और इस आभासीय पटल वेबिनार का जो संयोजन कर रही हैं, संस्कृत और शिक्षा शास्त्र विषय की प्रख्यात विदुषी हैं डॉक्टर बिंदुमती जी, उनके संयोजन में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये वेबिनार का। और बाकी विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए जो मैं देख रहा हूं, इसमें जो प्रतिभागी हैं वे सभी, मैं आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दूंगा। बधाई के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी स्त्री विमर्श आज चल रहा है, ये 19वीं शताब्दी में ये जो पुनर्जागरण का जो काल था, जिसमें समाज सुधारकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया,
डॉक्टर श्वेता अवस्थी ने मोहनदास करमचंद गांधी की चर्चा की, लेकिन मैं स्मरण करा दूं 19वीं शताब्दी में नारी उत्थान की यदि सबसे मुखर आवाज किसी ने उठाई थी, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उठाई थी। कल्पना करो आप, जब सती प्रथा का दौर था बंगाल के अंदर, अरे बंगाल के अंदर ही नहीं, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब महाराज शिवाजी के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो महाराज शिवाजी की माताजी को भी सती करने का विचार उस समय के समाज में आया। लेकिन शिवाजी बड़ा क्रांतिकारी उनका पुत्र था, ये कार्य उसने नहीं होने दिया। तब से चल कर के और 19वीं शताब्दी समाप्त होने के बाद भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 4 दशकों तक भी स्वामी दयानंद की विचारधारा ने स्त्री शिक्षा के विषय में जो अतुलनीय कार्य किया है दुनिया के अंदर, वो किसी ने